द क्वाइट फुटनोट की ओर से डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर गहरी नज़र डालने वाले हैं जिसका नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा, अपनी शेल्फ पर देखा भी होगा, लेकिन इसकी गहराई में उतरने की हिम्मत वो कम ही लोग कर पाते हैं। जूलिया कैमरन की द आर्टिस्ट्स वे। इसे अक्सर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की बाइबल भी कहा जाता है। देखिए, ज्यादातर लोग इसे मॉर्निंग पेजेस और आर्टिस्ट डेट से ही जोड़ते हैं, पर आज हम इसकी उस गहरी आध्यात्मिक परत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कहीं कुछ कुछ खोसा गया है। और सबसे जरूरी सवाल, आज की इस तेज तरार एआई से भरी दुनिया में क्या ये 30 साल पुरानी किताब अब भी उतनी ही प्रासंगिक है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस किताब की शुरुआत, मतलब इसका जो दिल है, वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से शुरू होता है। सवाल ये है कि इतने सारे प्रतिभाशाली, इतने रचनात्मक लोग आखिर बनाना क्यों बंद कर देते हैं? जूलिया कैमरन जब ये लिख रही थी तो उनका मकसद कोई आर्ट क्लास चलाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो उन अदृश्य घावों को भरना चाहती थी जो हमारी रचनात्मकता का गला घोट देते हैं। ये अदृश्य घाव वाली बात काफी दिलचस्प है। क्या इसका मतलब हमारे अंदर का डर या वो जो आत्मालोचना की आवाज होती है वो है? बिल्कुल। कैमरन रचनात्मकता को कोई कौशल या हुनर नहीं मानती। उनके लिए ये एक आध्यात्मिक रिकवरी है। वो कहती हैं कि रुकी हुई क्रिएटिविटी असल में आत्मा की एक बीमारी है। एक तरह का आध्यात्मिक जाम लग गया है और इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी रस्मों और खुद के प्रति ईमानदारी से ही ठीक किया जा सकता है। भी किया था मॉर्निंग पेजेस और आर्टिस्ट डेट्स। सुनने में तो ये बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन कहते हैं कि सारा जादू यहीं से शुरू होता है। तो ये मॉर्निंग पेजेस, ये सुनने में तो बस डायरी लिखने जैसा लगता है। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है? हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मॉर्निंग पेजेस डायरी लिखना या जर्नलिंग नहीं है। जर्नलिंग में हम सोचते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। मॉर्निंग पेजेस इसका ठीक उल्टा है। यह है सुबह उठते ही, मतलब दिमाग के पूरी तरह जागने से पहले हाथ से 3 पन्ने लिखना, बिना रुके, बिना सोचे, बिना किसी जजमेंट के। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं? अगर मन में आए कि मुझे नहीं पता क्या लिखना है तो उसे भी 100 बार लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। कैमरन इन्हें आध्यात्मिक विंडशील्ड वाइपर कहती हैं। जैसे कार का वाइपर बारिश और धूल साफ करता है ना, वैसे ही मॉर्निंग पेजेस हमारे मन का कचरा साफ करते हैं। रात भर के सपने, सुबह की चिंताएं, दूसरों से नाराजगी और सबसे बढ़कर वो आवाज जो लगातार कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये बस दिमाग को कागज पर उलटने जैसा है। लेकिन रोज सुबह 3 पेज लिखना, ये सुनने में ही कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल लगेगा। क्या कैमरन इस बारे में बात करती है कि अगर किसी दिन लिखने को कुछ हो ही ना तो क्या करें? वो कहती हैं कि असली काम तो वही है जब लिखने को कुछ ना हो तब भी कलम चलाना, क्योंकि इसका मकसद कुछ अच्छा या गहरा लिखना है ही नहीं। इसका एकमात्र मकसद है अपने अंदर के सेंसर या उस आलोचक को थका देना। जब आप लगातार लिखते हैं तो वो आलोचक थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है और तब आपके असली दबे हुए विचार सतह पर आने लगते हैं। यह अभ्यास आपके और आपकी क्रिएटिविटी के बीच खड़े हर बहाने को खत्म कर देता है। ठीक है, तो मॉर्निंग पेजेस हुए मन की सफाई के लिए, और दूसरी तकनीक है आर्टिस्ट डेट्स। ये क्या है? अगर मॉर्निंग पेजेस आउटपुट हैं तो आर्टिस्ट डेट्स को आप इनपुट समझ सकते हैं। ये सप्ताह में एक बार लगभग 2 घंटे के लिए अकेले अपने अंदर के कलाकार के साथ एक डेट पर जाने जैसा है। और सबसे जरूरी बात, अकेले जाना है। अकेले? मतलब बहाने से काम छोड़कर आइसक्रीम खाने जाना भी एक रचनात्मक काम हो सकता है। अगर आप उसे उसी इरादे से करें तो बिल्कुल। मुद्दा है बिना किसी उत्पादकता के दबाव के शुद्ध आनंद और जिज्ञासा को महसूस करना। किसी पुरानी किताबों की दुकान में ढूंढना, किसी आर्ट गैलरी में जाना, समंदर किनारे बैठकर बस लहरें देखना या बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखना। इसका मकसद प्रेरणा खोजना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है अपने अंदर के कुएं को फिर से भरना, जिसे कैमरन फिलिंग द वेल कहती हैं। हम हर रोज इतना कुछ देते हैं लेकिन अपने अंदर वापस कुछ डालते ही नहीं। ये एकांत को अकेलेपन की तरह नहीं
बल्कि कल्पना के साथ एक पवित्र रिश्ते की तरह देखना सिखाता है। और मुझे लगता है कि इसी तरह के कई मानसिक अवरोध होते हैं, जैसे ये सोचना कि एकांत का मतलब अकेलापन है या खेलने का मतलब समय बर्बाद करना है। किताब ऐसे और कौन से बड़े मिथकों को तोड़ती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं? ये किताब ऐसे कई मिथकों पर धीरे धीरे लेकिन बहुत असरदार चोट करती है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि रचनात्मकता वो कुछ चुने हुए प्रतिभाशाली लोगों का हक है। कैमरॉन कहती हैं कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक सांस लेने की तरह। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कमाते हैं, ये वो है जो आप हैं। और वो जो एक टॉर्चर्ड आर्टिस्ट वाली इमेज है, ये बात तो फिल्मों और कहानियों में इतनी बार दोहराई गई है कि सच लगने लगती है। किताब इस धारणा को कैसे चुनौती देती है कि महान कला के लिए दुख जरूरी है? उसे तो ये किताब पूरी तरह से खारिज करती है। कैमरॉन का मानना है कि दर्द या दुख कला के लिए एक शुरुआती चिंगारी हो सकता है। एक चिंगारी? हाँ, बस एक चिंगारी। लेकिन कला को बनाए रखने के लिए आपको खुशी, अनुशासन, जिज्ञासा और खुद पर विश्वास की जरूरत होती है। वो भूखे कलाकार यानी स्टार्विंग आर्टिस्ट की धारणा को भी तोड़ती हैं। उनका तर्क है कि आत्मसम्मान और प्रचुरता ये रचनात्मकता के दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब आप अपना ध्यान रखते हैं तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। प्रेरणा वाली बात भी मुझे दिलचस्प लगी। हम सब उस एक बड़े आइडिया का इंतजार करते रहते हैं। तो कैमरन का तर्क ये है कि एक्शन लेने से प्रेरणा पैदा होती है, ना कि प्रेरणा आने से एक्शन होता है। बिल्कुल। वो कहती हैं कि प्रेरणा का इंतजार करना वो तो रचनात्मकता को टालने का सबसे शानदार तरीका है। आप बस काम शुरू कीजिए, आप मॉर्निंग पेजेस लिखिए, आप अपनी आर्टिस्ट डेट पर जाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए। गति अपने आप बनती है और प्रेरणा वो उसी गति का एक सह उत्पाद है, शुरुआती बिंदु नहीं। ये किताब 1990 के दशक में लिखी गई थी, एक ऐसी दुनिया में जहां इंटरनेट नया नया था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। आज 2025 में जहां हर तरफ डिजिटल शोर है, एल्गोरिदम का दबाव है और अब तो एआई भी है, ये किताब और भी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है? देखिए, एक तरह से देखें तो ये किताब डिजिटल अराजकता के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। आज हमारी रचनात्मकता का मूल्यांकन लाइक्स, शेयर्स और वायरल होने की क्षमता से होता है। हम बनाने से पहले ही ये सोचने लगते हैं कि दर्शक क्या कहेंगे। कैमरन हमें निजी, पवित्र सृजन की ओर वापस ले जाती हैं, जहां प्रक्रिया ही इनाम है, परिणाम नहीं। जहां आपके विचार कंटेंट नहीं बल्कि आपके और ब्रह्मांड के बीच एक बातचीत है। यह हमें उपभोग करने वाले से वापस बनाने वाला बनने की याद दिलाता है। और एआई के इस युग में इसका क्या स्थान है, जहां मशीनें भी कविता लिख सकती हैं, तस्वीरें बना सकती हैं? क्या एक डर ये भी नहीं है कि एआई की बनाई हुई परफेक्ट कला हमारी अपनी अपूर्ण मानवीय कोशिशों को छोटा महसूस कराएगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। मुझे लगता है कि कैमरन एआई को एक खतरे के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखती हैं, एक ऐसा उपकरण जो हमारी कल्पना को और बढ़ा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो इस बात पर जोर देती कि असली कला तकनीक में नहीं बल्कि आत्मा की आवाज में होती है। एआई डेटा को प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न बना सकता है, पर वो उस मानवीय अनुभव को महसूस नहीं कर सकता। वो दर्द, वो खुशी, वो आश्चर्य जो सच्ची कला को जन्म देता है। एआई की युग में द आर्टिस्ट वे हमें हमारी अनोखी, थोड़ी गड़बड़ और अपूर्ण मानवीय आवाज को बचाने के लिए और उसे और जोर से सुनाने के लिए कहती है। तो अगर हमें इस पूरी गहरी बातचीत के सार को 5 मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वे क्या होंगे? जरूर। पहला तो यही है कि रचनात्मकता एक आध्यात्मिक जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई विशेषाधिकार नहीं, ये सबके लिए है। दूसरा, सृजन आत्मविश्वास का नहीं बल्कि विश्वास का कार्य है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप महान हैं, बस ये विश्वास करने की जरूरत है कि प्रक्रिया आपको कहीं ले जाएगी। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब वो आवाज जो हमें कहती है कि तुम अच्छे नहीं हो, वो असल में हमारी अपनी नहीं है। यही तीसरा बिंदु है। आपके अंदर का आलोचक सच्चाई नहीं बल्कि पुराना दर्द है। कैमरन इसे शैडो आर्टिस्ट से मिले जख्म कहती हैं। वो लोग जिन्होंने कभी अपनी रचनात्मकता को दबा दिया और अब अनजाने में दूसरों को भी रोकते हैं। मॉर्निंग पेजेस उस गूंज को पहचानने और उसे शांत करने का एक तरीका है। चौथा, खेल, जिज्ञासा और खुशी ये गंभीर आध्यात्मिक उपकरण हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि एक रचनात्मक जीवन के लिए ईंधन है। और पांचवा, प्रचुरता महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने से आती है। जब आप अपने सच के साथ जुड़कर काम करते हैं तो अवसर अपने आप आते हैं। और कुछ ऐसी पंक्तियां
जो इस किताब को पढ़ने के बाद भी साथ रह जाती हैं? कई हैं, लेकिन 5 जो आज के संदर्भ में बहुत मायने रखती हैं। पहली है छलांग लगाओ और जाल अपने आप प्रकट हो जाएगा। मूल अंग्रेजी में लीप एंड द नेट विल अपीयर। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज का इतना ज्यादा विश्लेषण करते हैं, ये सहज ज्ञान पर भरोसा करने की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सही बात है। दूसरी, पूर्णता की खोज सर्वश्रेष्ठ की तलाश नहीं है। यह हमारे अंदर के सबसे बुरे की खोज है। परफेक्शनिज्म इज नॉट अ क्वेस्ट फॉर द बेस्ट, इट इज द परस्यूट ऑफ द वर्स्ट इन आवरसेल्व्स। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है, यह हमें अपूर्ण होने और बस शुरुआत करने की हिम्मत देता है। बिल्कुल। तीसरी, रुकी हुई रचनात्मकता अनुशासन की कमी नहीं है, ये विश्वास की कमी है। ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी इज नॉट अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, इट इज अ लैक ऑफ फेथ। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खुद पर जोर डालने के बजाय आराम करना और खुद पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी होता है। चौथी, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, अपने आप से एक कीमती वस्तु की तरह व्यवहार करना आपको मजबूत बनाएगा। ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक अ प्रेशियस ऑब्जेक्ट विल मेक यू स्ट्रांग। ये कोमलता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में प्रस्तुत करता है। और पांचवी, कला ध्यान में पैदा होती है, उसकी दाई खेल है। आर्ट इज बॉर्न इन अटेंशन, इट्स मिडवाइफ इज प्ले। एक लाइन में पूरी किताब का सार। उपभोग करना बंद करें, ध्यान देना शुरू करें और खेलना शुरू करें। बिल्कुल। ये सब सिद्धांत में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन असल जिंदगी की भागदौड़ में से उतारना मुश्किल हो सकता है। क्या किताब में कुछ बहुत ही छोटे व्यवहारिक कदम दिए गए हैं जिनसे कोई आज रात या कल सुबह से ही शुरुआत कर सके? बिल्कुल, और इसकी खूबसूरती इसकी सरलता में ही है। पहला, सुबह की शुरुआत। कल सुबह अपना फोन छूने से पहले बस एक नोटबुक और पेन लें और जो भी मन में आए हाथ से लिखना शुरू करें। 3 पेज नहीं तो 1 पेज से ही शुरू करें। दूसरा, एक साप्ताहिक डेट तय करें। अपने कैलेंडर में अगले हफ्ते 1 घंटे का अपॉइंटमेंट अपने नाम से बुक करें। उस समय में अकेले कहीं जाएं, बिना किसी एजेंडा और फोन के। तीसरा, एक छोटा डिजिटल उपवास। हफ्ते में बस कुछ घंटे या एक शाम चुनें जब आप हर स्क्रीन से दूर रहेंगे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। देखें कि उस खालीपन में क्या उभरता है। ये बहुत जरूरी है। चौथा, अपने आत्मसम्मान को खिलाएं। आज घर जाते हुए अपने लिए फूल खरीदें, काम करते समय एक अच्छी मोमबत्ती जलाएं। सुंदरता को एक जरूरत समझें, विलासिता नहीं। और आखिरी, सफलता की अपनी परिभाषा बदलें। इस हफ्ते के अंत में खुद से ये ना पूछें कि मैंने क्या हासिल किया, बल्कि ये पूछें, क्या मैंने कुछ ऐसा बनाया जो ईमानदार था? क्या मैंने खुशी के लिए समय निकाला? अगर जवाब हाँ है, तो आप सफल हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर द आर्टिस्ट्स वे सिर्फ कला या पेंटिंग या लिखने के बारे में नहीं है। ये उस आवाज को फिर से खोजने के बारे में है जिसे हमने बड़े होने की प्रक्रिया में कहीं खो दिया था। ये खुद से फिर से जुड़ने, अपने अंदर के डर को शांत करने और एक ज्यादा जागृत, ज्यादा रंगीन जीवन जीने के बारे में है। ये शोर के युग में इंसान बने रहने की एक गाइड है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। अगर इसे एक वाक्य में समेटना हो तो मैं कहूंगा, द आर्टिस्ट्स वे डर से विश्वास तक की 12 सप्ताह की तीर्थ यात्रा है। ये याद करने की एक प्रक्रिया है कि रचनात्मकता कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप कमाते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप अपने माध्यम से बहने देते हैं। हम आज की इस बातचीत को जूलिया कैमेरॉन के एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं। रचनात्मक जीवन रहस्य में निहित है। द क्रिएटिव लाइफ इज ग्राउंडेड इन मिस्ट्री। इसका मतलब है कि आपको हर कदम जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए।